देखो, अब वो ज़माने तो है नहीं कि हम जो है ये सोचें कि दोबारा से वापस आएंगे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या विवेकानंद जी या सुभाष चंद्र बोस। तो हम में से ही उन लोगों के नक्शे कदम पे चलने वाले कुछ लोग अगर समाज को लीड करते हैं, जिनके अंदर कुछ ईश्वरीय कृपा भी होती है, कुछ इंसान सीखता भी है। अब ऐसा नहीं कि इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई अपने आप, नहीं। तुमने इनका शब्द भंडार देखा, ये शब्दों का भंडार बढ़ता है पढ़ने से। ये खुद पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है ना बेटा, वो जिंदगी में चीज़ों को सीख कर बहुत एक तो आगे जाता है, और एक जो बदलाव की ज़रूरत होती है ना, उसको टाइम रहते भांप कर वो बदलाव भी ले आता है। तो महंत जी का बहुत बड़ा एक विजन है कि समाज में जो ये नशा, जो गंदगी बढ़ रही है, व्यभिचार बढ़ रहा है हमारे सामने आजकल, हम जैसे ही अपना फ़ोन खोलें तो तुम ये देखो, उम्र की कोई शर्म ही नहीं रह गई लोगों में। हमारी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले हुई थी कि जो आचार्य जी हैं वहाँ डेरे में एक सीईटी बेस्ड एक पेपर की जो है एक परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अब जो एक आदमी जो भी आयोजन करते हैं, कोई भी आदमी, तो उसका जो है क्या इंटेंशन है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सब लोग सोचते हैं। दूसरा आदमी फिर भी कितनी ही बातें करते हैं तो उतनी बातें वहाँ तक संप्रेषित नहीं होती हैं, थोड़ा सा गैप रहता है। इसलिए मैं महंत जी से जो है रिक्वेस्ट की थी कि जो है ये किसी दिन टाइम पर आएँ और सभी लोगों को बताएँ। पूरे हरियाणा के लोग, युवा, महंत जी आपको जो है यहाँ पर सुनेंगे। बहुत स्वागत है आपका, ज़ोरदार ताली बजाओ। एक पगड़ी का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है सर, तो मैं आपको ये सम्मान अर्पित करता हूँ। बहुत स्वागत। अरे बहुत आभार। एक धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। फिर कर लेना इतना। अरे ये मैं रख लूँगा। ओम, करें शुरू? थोड़ा सा शांति के साथ। एक बार सभी बच्चे हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग आईसीएस के चित्ते हो, और आप लोग अपनी विद्या के लिए जीते हो, और आप लोगों की जो ये किलकी है, ये आपका अपना एक अलग से ब्रांड है। मुझे इसका अभी गत दिनों में ही पता चला कि किलकी भी कोई ब्रांड हो सकता है। तो थोड़ी सी देर के लिए किलकी को एक बार रोकेंगे, और हम एक बार परमपिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर के श्री चरणों में गायत्री मंत्र एक साथ पढ़ करके आज पूरे के पूरे इस आईसीएस सेंटर में एक आध्यात्मिक सुगंध को भी हम लोग तैयार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। बोले भारत माता की, भारत भूमि की, वेद भगवान की, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की, महायोगी दादा कालापीर जी महाराज की, अपने माता और पिता की, अपने गुरुजनों की, विद्यार्थी और शिक्षकों की, आदरणीय सम्माननीय प्रातः स्मरणीय विद्या के जिज्ञासु पिपासु आप सभी नौजवान बहन और भाइयों, और आज के आपके बीच में उपस्थित आप सबके सदैव सदैव के लिए अध्यक्ष की भूमिका में
और जीवन के निर्माण की प्रथम शैली में जो सदैव आपके सामने यूट्यूब के साथ साथ या अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन की तमाम गतिविधियों में जो बब्बर शेर की भांति आप जैसे चित्तों का जो निर्माण कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय शिक्षक महोदय श्रीमान परिमल कुमार जी और शिक्षक महोदय जी की धर्म पत्नी बहन श्रीमती बबीता देवी जी। प्रिय बंधुओं, आईसीएस संस्थान, मैं समझता हूँ यहाँ आकर के जब मैंने इतना लंबा चौड़ा सिस्टम देखा तो मैं समझता हूँ ये आईसीएस अब कोई साधारण सेंटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर के उभर रहा है। अब ये फैक्ट्री नहीं है। और दिन रात जो आप लोग यहाँ पर बड़ी कुशलता के साथ परमादरणीय शिक्षक महोदय परिमल कुमार जी के नेतृत्व में और बहन बबीता जी के नेतृत्व में जो अपने जीवन का संविधान आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन का जो निर्माण आप लोग कर पा रहे हैं, वास्तव में सर्वप्रथम आपकी मैं मुक्त कंठ से बड़ाई करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में आकर मैं अति प्रसन्न महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश के नाथ संप्रदाय के आई पंथ की प्रमुख गद्दी दादा कालापीर मठ संस्थान पर विराजमान वर्तमान महंत हूँ और पहली बार मेरा सोनीपत में वैसे कम ही आना जाना रहा है। मैं 2-4 बार पहले आया हूँ, उनमें से एक बार पहले मेरी मुलाकात आदरणीय परिमल कुमार जी से हुई थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ मैं पूरे के पूरे हरियाणा से भी मिल पा रहा हूँ और आज पूरे सोनीपत को भी मिल पा रहा हूँ। आपकी जो ये इतनी बड़ी जो संख्या है वास्तव में इस बात के लिए उद्घोषित अपने आप कर रही है कि परिमल कुमार जी का चरित्र और चित्र और पवित्र इत्र कैसा है। तो मैं समझता हूं मेरे मित्र तेरे जो भीतर वो परिमल जी का इत्र, और इस इत्र की जो महक है वो आप सबके चरित्र में मैं महसूस कर पा रहा हूं। क्योंकि जो बैग आप लोग लेकर के यहां पर बैठे हैं, ये पिट्ठू बैग मैं समझता हूं कि आपकी कमर को आशीर्वाद देने के साथ साथ आपकी पीठ को थपथपाने का जो नित्य प्रति काम कर रहा है। क्योंकि आपकी कमर को इधर तो घर में माता और पिता थपथपाते हैं और इधर आपकी पुस्तकें आपकी कमर को थपथपा रही हैं। बड़े भाग्य आप लोग हैं। प्रिय बंधुओं, राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में जिस प्रकार गुलामी के कालखंड में हम सब लोगों को विदेशी लोगों से लड़ने की एक जरूरत और आवश्यकता थी, आज हम सब लोगों को किसी दुरात आक्रांता से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अनपढ़ता के कोड से लड़ने के लिए कलम रूपी शस्त्र, इसी हथियार को उठा करके लड़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए भलीभांति ये AK-47 से भी ज़्यादा खतरनाक और AK-57 से भी ज़्यादा भयानक सुंदरता प्रदान करने वाला, दिव्यता और भव्यता प्रदान करने वाला, संस्कृत और संस्कार प्रदान करने वाला ये कलम समाज की नशाखोरी के ऊपर या समाज में नशा रूपी चिलम को नष्ट करने के लिए, कलम क्रांति करने के लिए आप लोग उठा करके यहाँ दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। एक समय था जब मैं मानता हूं कि हम सब लोगों को पढ़ना तो दूर, घर में आज़ादी के साथ बैठना भी होता था तो अंग्रेजों की खोप में हम लोगों को रहना पड़ता था, इस्लामिक सल्तनत की खोप में हम सब लोगों को रहना पड़ता था। इसके साथ साथ पहले मुगल, तुगल और चुगल पता नहीं क्या क्या लूटते रहे हैं, और चुगल तो आज भी मामला खराब कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज आपकी ये जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता का हम सब लोग इन पूरे के पूरे वैकल्पिक रूप से यहाँ पर बनाए गए इन शैक्षणिक स्थानों पर अपने आप का शैक्षणिक संवर्धन करने के लिए प्रयोग और उपयोग और उपभोग हम लोग कर रहे हैं। योगी वही होता है जो उपयोगी होता है, और मैं समझता हूँ आप सब नौजवान जो योगी हैं वो अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए जो दिन रात तपस्या कर रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर भारत के महान भविष्य की परिभाषा को तय कर रहा है। और आज का ये जो चित्र मैं देख पा रहा हूँ, आज आप लोगों के जो दर्शन मैं कर पा रहा हूँ, और पूरे हरियाणा स्टेट के जो विद्यार्थी अभी मुझे जो शायद देख पा रहे होंगे, आपने पूरे स्टेट से जोड़ा है, मैं पूरे हरियाणा राज्य के सभी विद्यार्थियों के सामने आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ। अन्य प्रदेशों में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जो किताबों में पढ़ने को मिलता था, आज मैं साक्षात आप लोगों के बीच में इस विज्ञान की कसौटी के साथ साक्षात्कार कर रहा हूं। प्रिय बंधु, आप सभी विद्यार्थी जहां जहां से भी मुझे जो सुन पा रहे हैं,
आप सबके बीच में एक निमंत्रण देने के लिए आया हूं, एक आमंत्रण देने के लिए आया हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा नाथ संप्रदाय के बारे में भी मैं बताने के लिए आया हूं। परम आदरणीय शिक्षक महोदय परिमल कुमार जी ने मुझे कहा कि नाथ संप्रदाय के बारे में भी थोड़ा बताइए। बंधुओं, नाथ संप्रदाय के महायोगी गोरक्षनाथ जी, दुनिया में पहली बार गुरु शब्द उनके साथ लग करके प्रकाशमान हुआ। उनसे पहले आप देखेंगे तो संतों के नाम से पहले गुरु शब्द सुशोभित नहीं हुआ। दुनिया में पहली बार महायोगी योगाचार्य सदगुरु गोरक्षनाथ जी के साथ ये गुरु शब्द लग करके आया। और आज से उस लंबे कालखंड की परंपरा को मैं परिमल कुमार जी तक आगे आविष्कृत भी देख रहा हूं, परिष्कृत भी देख रहा हूं और आगे बढ़ती हुई भी देख पा रहा हूं। प्रिय बंधुओं, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की जटाएं अगर आप किसी चित्र में देखेंगे तो मिलती जुलती है। और आप लोग किसी भी बब्बर शेर के शीश को देखेंगे तो उनका भी ऊपर से यही माहौल होता है। तो ये जो शेरों की भांति, प्रिय बंधुओं, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वो बात यहां पर मुझे सत्य साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज आप दहाड़ने वाले चित्ते हैं और आपको दहाड़ने के लिए तैयार करने वाला शेर है। तो इसलिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहूंगा कि अपने जीवन की प्रासंगिक मौलिकता को और नैतिकता को इन शिक्षकों के श्री चरणों में आप लोग जो तैयार कर रहे हैं, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध समाज के अंदर एक सदाचार की वेला को बड़े स्तर पर उन्होंने तैयार किया। गोरक्षनाथ जी महाराज ने नशाखोरी पर तंज कसते हुए समाज को एक तीक्ष्ण प्रहार लगाते हुए, एक चपेट लगाते हुए उन्होंने कहा कि नशा करना, सामाजिक कुरीतियों को स्वीकार करना ये बिल्कुल गलीच लोगों का कार्य है, सभ्य लोगों का कार्य नहीं है। यहां पर जिन संतों ने गोरख के रूप में गोरखवाणी, कबीर के रूप में कबीरवाणी, गीसा के रूप में गीसावाणी, आचार्य कणाव कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि के साथ साथ एक लंबे कालखंड की 1,96,08,53,125 वर्ष पुरातन सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोगों ने ऋषियों के रूप में और गुरुओं के रूप में जिस संस्कृति को पुलकित करने का जो कार्य किया, एक यज्ञ के रूप में राष्ट्र को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, आज हम सबको भी उन्हीं के उत्तराधिकारी बनकर के उनकी परंपराओं को विखंडित नहीं होने देना है, बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। इसी परंपरा में गोरक्षनाथ जी का एक शास्त्र है गोरक्षवाणी, गोरक्ष पद, गोरक्ष शब्दी। तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं, आफू खाए भांगी भसकाए ताम में अक्कल कहां से आए, चढ़ता पित्त उतरता बाय तांते गोरक्ष भांगे नसाए। मैं गोरक्षनाथ योगी, ये दुनिया के लोगों, गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं ये दुनिया के लोगों तुम सबको इस बात के लिए आह्वान कर रहा हूं कि जो अफीम खाएगा, जो भांग का भक्षण करेगा, उनमें बुद्धि कहां से आएगी। ऐसे नशेड़ी लोगों में कभी वात, कभी पित्त और कभी कफ की बीमारियां घटेंगी और बढ़ेंगी, उनकी नाड़ियों में रोगों का संचार होगा, शिक्षा और विद्या का संचार नहीं होगा। ऐसे लोग जो नशे की कुसंगति में पड़ करके अपनी जीवनचर्या को नष्ट करने का और बर्बाद करने का काम करेंगे, वो आम इंसान भी नहीं हो सकते, योगी तो कहां। इसलिए गोरक्षनाथ जी महाराज के इस नशा मुक्ति के जन आंदोलन, सामाजिक उत्क्रांति अभियान के द्वारा उन्होंने चलाया। तमाम प्रकार की संकीर्ण मानसिकताओं को जड़मूल से नष्ट करने के लिए उन्होंने बड़े स्तर पर समाज को जागरूक करते हुए काम किया। आज आप लोगों को जिस विद्या का आप लोग काम कर रहे हैं, ये विद्या भी ठीक उतनी ही जरूरी है जितनी गोरक्षनाथ जी के शास्त्र। तो विद्या हम सबके जीवन में बहुत उपयोगी है। और वो कितनी उपयोगी है, आप किसी भी संत को देख सकते हैं, कोई ना कोई शास्त्र लिखने का काम किया है। अगर हमारे साधु संत अनपढ़ होते, या साधु संत नशेड़ी होते, या साधु संत नकारा होते, तो बताइए वेद कहाँ से आते, उपनिषद कहाँ से आते, दर्शन कहाँ से आते, व्याकरण कहाँ से आते, भाष्य कहाँ से आते, महाभाष्य कहाँ से आते। ये सारी की सारी जो एक लंबे कालखंड की जो शास्त्रों की परंपरा है, लेखने की परंपरा है, लिखने की परंपरा है, पढ़ने की परंपरा है, ये साधु संतों के द्वारा हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, नाथ संप्रदाय विद्या पर काम करने वाला एक विशेष पूरे सनातन धर्म का अंग है। इसके साथ साथ नाथ संप्रदाय के साधु सुदूर दुनिया के कोने कोने तक जाकर के, कहीं कंदराओं के रूप में, कहीं गुफाओं के रूप में, कहीं धूणों के रूप में, आप लोग पढ़ते भी हैं नाथ संप्रदाय में धूणों की क्या बिसात है, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं।
कहीं धूणों के रूप में, कहीं मठों के रूप में, कहीं मंदिरों के रूप में, कहीं गुरुकुलों के रूप में, कहीं संस्कृत कुलों के रूप में, कहीं आरस कुलों के रूप में, कहीं ऋषि कुलों के रूप में बहुत लंबे कालखंड तक उन संतों ने काम किया। आज उसी नाथ संप्रदाय का एक मैं योगी सुकराईनाथ आप सबके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। इसी नाथ संप्रदाय में आपका भी अभिनंदन। इसी नाथ संप्रदाय से एक दीप्त प्रदीप्त सूर्य, जिनको आप लोग योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जानते हैं, कोई कलम है इस पर लिखने वाला, वो भी इसी नाथ संप्रदाय से निकले। और आदित्य का आप लोग अगर पर्यायवाचक देखेंगे तो उनमें भी सूर्य आपको मिलेगा। सूर्य आदित्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए जो आदित्य है, आदित्य ये सूर्य है। तो इसी नाथ संप्रदाय का एक सूर्य योगी आदित्यनाथ के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त करके उत्तम प्रदेश बना गया। और आज वही उत्तर प्रदेश जिसके अंदर प्रवेश करते ही घर वाले पूछते हैं कि कहाँ हो, तो कोई कहता है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया, तो घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं कि आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक संत के नेतृत्व में आप लोग वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये नाथ संप्रदाय का एक चरित्र है, जहाँ हम लोगों ने दूसरों को शरण देने के साथ साथ कभी भी आक्रांता बनने की कोई भी गलती नहीं की है। जिस प्रकार भारत ने भी किसी दूसरे देश पर कभी आक्रांता बन करके अपना रोब नहीं झाड़ा, ठीक उसी तरह नाथ संप्रदाय भी सनातन धर्म का भगवा ध्वज लेकर के योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री राम और तमाम सिद्ध पुरुषों की कसौटियों पर समाज को आगे चलाने के लिए प्रयास कर रही है। लोगों के हाथ में कलम दे रही है, चिलम नहीं। लोगों को तमाम प्रतियोगिताओं में कलम से महामुकाबला, आप देखेंगे कि कोई भी लड़का, कोई भी खिलाड़ी कबड्डी, कुश्ती आदि के अंदर अपनी पहलवानी करके अपने शारीरिक बल के द्वारा पुरस्कारों को प्राप्त करता है। वहाँ आज नाथ संप्रदाय के योगी आपको एक ऐसा कलम का महामुकाबला दे रहे हैं, जहाँ आप आइए और आप अगर आते हैं तो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, इसमें आप लोग कितना अपना मूल्यांकन कर पाते हैं। सरकार जब, हरियाणा सरकार जब आपकी परीक्षा लेगी तो हरियाणा सरकार की CET में आप लोग बैठेंगे तो उससे पहले आपके पास एक अनुभव होना चाहिए कि आप लोग जो बबल्स भरते हैं, जो आप लोग, इसको डिलीट कर देंगे, आप थोड़ा इसी साइड आ जाएं तो आप देखेंगे आप लोगों के पास जब OMR सीट दी जाती है आपको, तो आप बच्चे OMR सीट में क्या मिस्टेक करते हैं। ये आपको रोल नंबर भरने के लिए खाने दिए जाते हैं, यहाँ पर कमांड्स दिए जाते हैं कि राइट मेथड क्या है और रॉन्ग मेथड क्या है। इसमें आप लोगों को अपना नाम भी भरना होता है, रोल नंबर भी भरना होता है, ठीक है। लेकिन इनमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको भरने में जो बबल्स होते हैं, हमारे पास पिछली कक्षाओं के अंदर एक लेख आता था, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। वहां पर हमें गलत के सामने F लिखना पड़ता था और सही के सामने T। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन हम लोग आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं, वही इंप्रेशन, हमारी बुद्धि पर वही प्रभाव है। हम लोग ये जो मेथड प्रयोग करते हैं, कुछ बच्चे तो इसको इस प्रकार से भरते हैं, ये भी आपका रॉन्ग मेथड है। कुछ बच्चे इसके अंदर वो प्रयोग करते हैं, गुड का निशान लगा देते हैं, ये मेथड भी आपका गलत है। आपको पता है इसमें B आने वाला है, लेकिन आपका वो B उस समय गलत हो जाता है जब उसका मेथड आप गलत प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे इसको पूरा बबल्स को भरते हैं और थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं, ये भी रॉन्ग मेथड है। कुछ बच्चे इसके अंदर भरते हुए बाहर निकाल देते हैं, ये भी आपका रॉन्ग मेथड है। हमारी CET की परीक्षा में आप आएंगे, नाथ संप्रदाय के मुख्य मठ में आप आएंगे, तो आपको इस कार्यक्रम में आने से ये अनुभव मिलेगा कि रॉन्ग और राइट मेथड क्या है। क्योंकि पिछली कक्षाओं में सन शायद 2005 से तो OMR सीट लागू हुई है। OMR कब से लागू हुई है बच्चों, कितना से? आधे 6 बोल रहे हैं, 5 के आसपास OMR सीट हमारे पास आई, लेकिन वो हम तक पहुंचते पहुंचते भी इतनी लेट है कि आज भी HSC के काफ़ी अधिकारियों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि महन जी लगभग 2 लाख प्लस ऐसे स्टूडेंट, जैसे विद्यार्थी हैं जिनको मेथड का ज्ञान नहीं है, जो लोग अपने पिता अर्थात अपना नाम और अपना रोल नंबर तक भरने में सक्सेस नहीं है, इसलिए वो लटकते फिर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग आपके पास एक विकल्प लेकर के आए कि आपको राइट मेथड का भी ज्ञान हो, आपको आपकी स्वयं की सर्जन क्षमता का भी ज्ञान हो, आप लोगों को स्वयं का मूल्यांकन भी हो। तो आप हमारे कार्यक्रम में आएंगे, OMR सीट का भी आपको ज्ञान होगा और OMR के साथ साथ, डिलीट कर दो, आपको ये भी ज्ञान, आपको वहाँ पर ये भी लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक
आपको वहां पर आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि नाथ संप्रदाय के एक ऐसे योगी आदरणीय परिमल जी, दादा कालापीर के नाम से वो संत जाने जाते हैं। पानीपत से अबू अली शाह कलंदर का इतिहास आप थोड़ा सा पढ़ना। वो चल करके वहां पर गए इस्लामिक सल्तनत के समय में, तो दोनों का जब शास्त्रार्थ हुआ तो शास्त्रार्थ में जिस संत का मैं बार बार नाम ले रहा हूं, दादा कालापीर, ये एक ऐसे संत थे जो शास्त्रार्थ में विजयी हो गए। दादा कालापीर के साथ जब इनका शास्त्रार्थ हुआ तो ये हार गए और वो जीत गए। जीतने के बाद में वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई साथ में मिल करके रहते हैं, और उस मठ को हिंदू भी पूजा करने के लिए आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। एक ऐसी भाईचारे की मिसाल। और अबू अली शाह कलंदर ने, इनका मौलिक नाम था सिद्ध कलाई नाथ। आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे, सिद्ध श्री कलाई नाथ। ये नाथ संप्रदाय के आई पंथ के योगी हैं। हमारे आई पंथ बिमला माता से आगे बढ़ा, इनका कलाई नाथ नाम था। ये विजय जब हुए तो इनको काला पीर कह करके बादशाह ने पुकारा, तो उसके बाद में ये काला पीर के नाम से मशहूर हो गए। ऐसे संत जो एक दीवार पर बैठे थे, और वो दीवार आज भी वहां पर आधुनिक विज्ञान को चुनौती देती हुई, अत्याधुनिक विज्ञान को चुनौती देती हुई, आध्यात्मिक विज्ञान कितनी ऊंची थी। एक दीवार पर बैठा हुआ योगी, और उसके सामने जब दूसरा चल करके वहां पीर आया तो उसने कहा कि दीवार को बोले हरियाणवी भाषा में, ओटड़े 3 कदम तू भी आगे खिसक ले। और दीवार ही 3 कदम आगे खिसक गई। इतना बड़ा नाथ संप्रदाय का योगी, जिसने साक्षात योगेश्वर शंकर को, योगेश्वर शिव को, योगेश्वर गोरक्षनाथ को उस भूमि पर अवतरित अपने अंदर, अपने अंतस चेतना में कर लिया। ऐसे योगी की जन्मोस्थली, कर्मस्थली पर भी आप लोग आएंगे तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ वहां पर हरियाणा की लोक संस्कृतियों के बारे में भी आपको ज्ञान होगा, जिसमें पहन पहनावा, बोली भाषा, नृत्य, वाद्य यंत्र जो होते हैं, ये कई प्रकार की संस्कृतियों को हमने संयुक्त करने का काम किया है। पलवल साइड क्या है, कुरुक्षेत्र साइड क्या है, सबको हम लोगों ने वहां पर प्रतिवर्ष बुला करके बच्चों के अनुमोदन पर, बच्चों के जीवन को श्रेष्ठ और सशक्त और प्रशस्त और प्रसंस्कृत करने के लिए हमने प्रयास किया है। तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको वहां पर एक और लाभ मिलेगा, राखी गड्डी। सुना है आपने? राखी गड्डी सभ्यता के बारे में भी, आपको खुदाई के बारे में, हमसे लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है। आप वहां आएंगे तो आप नजदीक में राखी गड्डी भी जाकर के आप उस खुदाई स्थल को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप लोग वहां पर आएंगे तो आपके भोजन के लिए भी हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की। आपको भूखा नहीं रखेंगे, क्योंकि चित्ते जो होते हैं ना, वो शिकार करने के आदी होते हैं। तो अब की बार चित्तों को शिकार नहीं, संस्कार देंगे। आपको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके सामने थाली परोसेंगे। और मैं समझता हूं शिकार करने के लिए हमारे पास में जो अनपढ़ता का कोड है, उसका हम शिकार करके उसको मारेंगे। और संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा उत्तम हो जाए, उस कार्य को संस्कार कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस कार्य से, एक साथ बोलना, जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा उत्तम हो जाएं, उस कार्य को संस्कार कहते हैं। तो अब वो कौन सा कार्य है जो संस्कार बन करके आएगा? वो कार्य ये है, शिक्षा मेला। और शिक्षा मेले में आपको क्या क्या मिलने वाला है? शिक्षा मेले में आपको, आप बच्चों के लिए जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप झूले झूलना, झूलों की व्यवस्था, झूलों का खर्चा तुम्हारा, बाकी हमारा, बाकी सब फ्री है। झूलों के साथ साथ प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी पुस्तक हैं जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे नेक्सर, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, सेपियंस, जैसे रानी पद्मिनी, जैसे महाराणा प्रताप, जीवन चरित्र, जैसे ऋषि दयानंद। इस प्रकार के बहुतेरे आपको ऐसे वैकल्पिक दृष्टिकोण के साथ हम लोग इस शिक्षा मेला कार्यक्रम में हम लोगों ने पुस्तकों के भी स्टॉल लगाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं, और लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। मुझे अभी पूरे हरियाणा से या बाहर से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे भी एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी के पिता या भाई या परिवार का कोई या जान पहचान का कोई अगर पुस्तक
विक्रेता के रूप में कहीं कार्य कर रहा है। तो आप आइए और बच्चों के जीवन को विद्या से धनी और श्रेष्ठ बनाने वाली पुस्तकों का आप हमारे मठ में स्टॉल लगा सकते हैं। आपका कोई किराया हम लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल निःशुल्क हम आपको जगह देंगे। आप आइए और अपने बच्चों की जेब पर भी ज़्यादा बोझ ना बने, इस रेट में आप लोग पुस्तक बच्चों तक प्रोवाइड करवाने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो हम उसको आपको मंच दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी जो आपको मोटिवेट कर दें, मोटिवेशनल पुस्तकें भी आप लोगों के लिए हम लोग वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरा मठ प्रांगण आपको 1,11,000 रुपये का स्टेट प्रथम विजेता, जो राज्य का प्रथम विजेता रहेगा उसके लिए 1 लाख, प्रथम विजेता के लिए 1,11,000 रुपये हम लोग पहला इनाम देंगे। और दूसरा इनाम आपको देंगे इसमें 51,000 रुपये। भाई चित्तो मार दो बाजी। और तीसरा इनाम, दूसरा 51,000, तीसरा फिर 31,000 और चौथा फिर 11,000। ऐसे होते होते नीचे फिर 200 प्लस और पुरस्कार हम लोगों ने आपके लिए तैयार किए। कोई सा तो जीतोगे, कोई सा इनाम तो जीतोगे भाई। मेरे शेरों, ये सोच के आना कि हम इस पुरस्कार को प्राप्त करें। और अगर नहीं भी जीत पाए, मैदान में कूदना बड़ी बात होती है, मैदान में कूदिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने इस इनाम को नहीं जीता कोई बात नहीं, इसको जीतिए। और ये भी नहीं जीत पाए कोई नहीं, इसको जीतिए। अगर आप यहां तक भी नहीं जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मठ के कार्यक्रम में आके जो सीख के जाएंगे वो आपके लिए जीवन भर काम आने वाला है। प्रिय बंधुओं, आज आधुनिक समय है, आज उपकरणों का समय है, लेकिन मैं समझता हूं साहस में सफलता निहित होती है, उपकरणों में नहीं। उपकरण आपकी बात को, आपकी विचार को, आपके चिंतन को दूर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उपकरण आपको साहसी नहीं बना सकते। साहसी आपको आपके गुरु, माता पिता और आपके संस्कार बनाएंगे। तो आपको साहसशील बनाने के लिए हम इस प्रकार के शौर्यवान पूज्य सिद्ध संत दादा काला पीर का चरित्र भी हम लोग आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 95% आपको हम लोग वहाँ से देंगे, जिसमें आप लोग CET आदि की परीक्षा देने के लिए समसामयिक मामलों को पढ़ते हैं, रीजनिंग को पढ़ते हैं, मैथ को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। लेकिन उसमें जो 5% हम जो देने वाले हैं वो दादा काला पीर के इतिहास से संबंधित देने जा रहे हैं, जिसमें से 53% मैंने मेरी जेब में है, अभी मेरे फ़ोन में है, मैं आदरणीय आपको पहुंचा दूंगा परिमल जी को, वो आप उस ग्रुप में डाल देंगे तो सब बच्चे उन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो एक शौर्य और गौरव की गाथा आपके चरित्र में आएगी और आपको सुगंधित और आपको महक देने का काम करेगी। आपको दीक्षा, शिक्षा और कहीं ना कहीं अंतस चेतना की नव चेतना का संचार देने का वो काम करेगी। तो 5% ये आएगी। बस मैं ये इतिहास तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। दादा काला पीर एक ऐसा शौर्य योगी, और नाथ संप्रदाय के योगियों संतों के भी आपको वहाँ पर दर्शन होंगे, विभिन्न आपको वहाँ पर फायदे होने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं, आएंगे? पक्का रहे हैं? तो आप लोगों के लिए जो भोजन के लिए इतना मैं खर्चा कर रहा हूँ वो खराब तो नहीं जाए? कहीं मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पूड़ियाँ और सब्जी बनवा कर रखूँ और आप लोग हैं क्या कह रहा है, क्या गुंडा बनेगा तू? ऐसे दबी दबी जुबान में बोल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो एक बीच में 2 मिनट का ब्रेक था, टीवी वाले भी लेते हैं, लेकिन हम संस्कारशाला लगा करके आज आपसे एक और निवेदन मैं करने जा रहा हूँ। प्लीज, मैं हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जा रहा हूँ, घर घर में जा रहा हूँ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहा हूँ, और मैं जा करके हरियाणा की आने वाली पीढ़ी के लड़खड़ाते हुए पैरों को देख रहा हूँ। हमारे नौजवान जिन्हें शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीना चाहिए था, अब वो क्या कर रहे हैं? स्मैक की चपेट में आ रहे हैं। और स्मैक पी करके मैं समझता हूं कि छोटे छोटे बच्चे, मेरा फ़ोन दीजिएगा, मैं आपको एक चित्र दिखाने के लिए लेकर के आया हूं। आप जैसे नौजवान बिल्कुल सत्यानाश के मुंह में दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, और ये चित्र देख करके मैं भी बिल्कुल से झकझोर गया था। एक डेड बॉडी हमें मिली, इस डेड बॉडी को आप देखेंगे। क्या आप में से कोई चाहता है कि इस प्रकार का आपके परिवार में भी कोई बने? ये एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22 साल, और ये लड़का घर से जब गया तो बेवड़े मित्रों के साथ मिलकर के जब खेतों में पहुंच गया
तो खेतों में जब स्मैक पी करके वहां पर गिर गया और इंजेक्ट करते समय इंजेक्शन समय पर लग नहीं पाया और ये वहीं मौत के मुंह में समा गया। बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। बंधुओं, कोई भी बहन नहीं चाहती कि मेरा भाई की डेड बॉडी 2 महीने तक खेतों में गलती रही। कोई भी मां नहीं चाहती मेरा बेटा इस प्रकार की गलत संगत में, कुसंगत में पड़े। इसलिए अपने जीवन की संगतियों को सुधारिए, इसलिए अपने जीवन की चेतना को समझिए, जानिए, पहचानिए और अपने अंदर अपने आप को खोजिए। जो शीश पुस्तकों में झुकते हैं पूरी दुनिया उनके कदमों में झुक जाती है। एक को किताब देंगे मेरे को, कोई भी किताब। प्रिय बंधुओं, अपने शीश को या तो माता पिता के चरणों में या गुरुजनों के चरणों में या इस पुस्तक के अंदर, ये राजव्यवस्था की, भारतीय राजव्यवस्था की पुस्तक मेरे हाथ में। बंधुओं, जब तक ये अनपढ़ता का कोड पूरी मानव सभ्यता पर था, आप बिल गेट्स के बारे में थोड़ा पढ़िए, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़िए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़िए, थोड़ा सा डार्विन के बारे में पढ़िए, मेडल के बारे में पढ़िए, आचार्य भाभा के बारे में पढ़िए, और भारत की जो एक लंबे कालखंड की जो वैज्ञानिकों की एक लंबी जो कतारबद्धता है, उसको जब आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि उन्होंने किस प्रकार के विरोधाभासों को, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने का काम किया। जब तक हम लोगों ने इन पुस्तकों को अध्ययन में नहीं लिया, तब हम आग जलाने के लिए भी पत्थर ढूंढते थे। लेकिन आज जब हमारे पास ये पुस्तक आई, तो हम लोगों ने अग्नि को लाइटर में कैद कर लिया। आज हम गैस चलाते हैं तो लाइटर्स का प्रयोग करते हैं। यह है शिक्षा की महत्ता। और जब हम लोग गंवार लोगों के साथ जी रहे थे, तो इस प्रकार के पाखंडों को ढो रहे थे कि धरती तो एक बैल के सींग पर टिकी हुई है। लेकिन आज साइंस ने यह बता दिया, चंद्रयान 3 लॉन्च करके, कि कोई धरती के नीचे बैल नहीं है, बल्कि धरती कैसे है, लो ये फोटो देखो। प्रिय बंधुओं, आपकी उम्र में श्रीनिवास रामानुजन को आप लोगों ने पढ़ा होगा। श्रीनिवास रामानुजन, जिसने 32 साल की उम्र में अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। एक ऐसा नौजवान जिसने आज से सदी पहले मैथमेटिक्स के 3500 प्लस थ्योरम देने का काम किया, और उस नौजवान के द्वारा दी गई इस युक्ति पर आज भी साइंस कसमकस और दिन प्रतिदिन जी जान लगा करके लगी हुई है, उन पर शोध कर रही है, वो समझ में नहीं आ रहे हैं। और चंद्रयान 3 के बारे में भी मैं पढ़ रहा था एक रोज़, तो उसमें भी मुझे ये पढ़ने को मिला कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जिस मेथड का प्रयोग हुआ या जिस थ्योरम आदि का प्रयोग हुआ, वहाँ श्रीनिवास रामानुजन की बहुत सारी कल्प विधि वहाँ पर प्रयोग की गई है। यानी एक ऐसा नौजवान जिसकी वजह से आज चंद्रयान 3 भारत पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर के मुंह उठा करके इस बात के लिए कह सका है कि हाँ, भारत भी कुछ कर सकता है, और भारत ने सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं सब कुछ। चंद्रमा के एक छोर पर हम लोगों ने वहाँ पर अपना अधिकार जमाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय के अंदर आप सभी जो बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों को भी फॉलो करने के लिए ऐसे ही लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग उस समय हार जाते हैं, जब तक आप अकेले हैं तब तक आप हार जाएंगे। प्रिय बंधुओं, जरा ध्यान से देखिए, मैं 2 मिनट का जो ये आपका समय ले पा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के सर्वांगीण विकास और जीवन निर्माण के लिए प्रयासरत हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। आप अकेले हैं तो हार जाएंगे, लेकिन बंधुओं, आपने अपने साथ में 10 वैज्ञानिकों को जोड़ लिया। 10 वैज्ञानिकों को पढ़ लो, 10 साइंटिस्ट को पढ़ो, 10 आपने दार्शनिक पढ़े, फिर आपने 10 संत पढ़े, टोटल कितने हो गए? 30। जब आपकी खोपड़ी में एक तो आप खुद हैं और प्लस में 30 और हो गए, तो 31 हो गए। वो बंदा हार सकता है जिसकी खोपड़ी में 30 और बैठे हों? हार सकता है? नहीं ना। अगर आप लोग खाली हैं और अकेले हैं तो हारेंगे। आपके साथ विद्या 30 आदमियों की घूम रही है, आपकी साथ में आपकी खोपड़ी में एक लाइब्रेरी चल रही है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हर रोज़ सुबह 3 बजे उठ करके पढ़ता हूँ, 8 बजे तक लगातार पढ़ता हूँ। और जिस CET की आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैंने बहुत ढंग से पढ़ा है, पूरी की पूरी NCERT पढ़ी है, पूरा का पूरा सिस्टम ये मैंने पढ़ा है इसको, और मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। प्रिय बंधुओं, कितने शास्त्र मैंने अध्ययन किए होंगे, लगातार पढ़ने और पढ़ाने के लिए सुबह से शाम तक कार्य कर रहा हूँ। लगभग 25 से 30 हजार के बीच में मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं। बताओ अब सोचो जरा। और ऐसा कैसे संभव है? तो आज मैं आपको पढ़ने का ढंग बता के जा रहा हूं। आप लोग, मैं गारंटी लेके जा रहा हूं। पूरे हरियाणा स्टेट के बाहर से जितने भी विद्यार्थी मुझे देख पा रहे हैं, आपको भी कह रहा हूं,
एक बार जैसे मैं पढ़ने का आपको ढंग बताऊंगा वैसे पढ़ना शुरू कर देना। मान लेना अगर आपने स्वीकार कर लिया तो आप सबके अंदर आप नहीं दिखाई दोगे बल्कि सर परिमल जी दिखाई देंगे। आपकी खोपड़ी इतनी ज्यादा काम करेगी जैसे परिमल जी की करती है। अरे इसमें हंसने की बात नहीं है, इसको समझने की बात है। यानी आपकी बुद्धि में वो सारे के सारे हार्मोन्स जो इनकी बुद्धि को कमांड दे रहे हैं वो आपकी बुद्धि को भी कमांड देंगे, आपके अंदर से भी वो विकसित हो जाएंगे। पढ़ने का सही ढंग क्या है? पढ़ने का सही ढंग ये ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सुबह 3 बजे उठिए। आप 3 बजे नहीं उठते हैं तो फिर आप पशु बन जाएंगे। अपने देवत्व को जागृत कीजिए। 3 बजे जब आप उठेंगे तो 3 बजे उठना जरूरी क्यों है? तो ध्यान से देखिए। 3 बजे उठना इसलिए जरूरी है कि पूरी की पूरी प्रकृति 3 बजे उठ जाती है, सक्रिय हो जाती है। एक बार साइंस को पढ़ लेना। साइंस इस बात को कह रही है और बड़े बड़े शोध कर रही है कि जब पूरी की पूरी प्रकृति 3 बजे उठती है तो तेरा शरीर भी तो प्रकृति से मिलकर के बना है, तो तेरे शरीर की प्रकृति भी 3 बजे सक्रिय हो जाती है। और उसके बावजूद तू अगर पड़ा रहता है, यानी हम सब लोग, हे मनुष्य, अगर तू 3 बजे तक सोया रहता है तो तेरी प्रकृति तो 3 बजे उठ गई, तू उससे लेट चल रहा है। तू अगर 8 बजे उठेगा तो ये जो बीच का जो स्पेस है, इस 3 और 8 के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में जो वायु में अमृत बहता है वो तो बह करके चला गया। फिर तेरे पास में क्या है? तेरे पास में तो फिर वही है जो नहीं होना चाहिए, अज्ञानता का अंधकार। वो फिर अपनी बुद्धि को स्लो करेगा। इसलिए प्रकृति के साथ, प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। व्हाट इज साइंस? समझ रहे होंगे आप लोग मैं जो बोल रहा हूं। तो साइंस भी तो यही है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के क्रमबद्ध सुचारू सुव्यवस्था, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और मैं मूर्खों के बीच में नहीं खड़ा हूं, एक से एक टॉपर पढ़े लिखों के बीच में बोल रहा हूं। भाई पढ़े लिखों के बीच में बोलना बहुत बड़ी बात होती है। मूर्खों को, भेड़ को मैं अभी अंधविश्वास फैला करके कोई भी भ्रमित कर सकता है, लेकिन शिक्षित लोगों के बीच में आप बोल रहे हैं तो आपको सिस्टम से बोलना पड़ेगा। तो मेरी बात को आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। जो सुबह सुबह प्रकृति में अमृत बहता वायु के कणों में, वो 3 बजे से लेकर के या 3:30 से लेकर के 7 बजे तक बहता है, वो दिन में नहीं मिलता है। और अगर आप लोग अभी एक MBBS, हमारी एक गुड़िया, मैंने उससे वो मेरे से बात करने लगी, महन जी पढ़ने का सही ढंग क्या है? मैंने उसको ये बताया तो उसने बिल्कुल स्वीकार किया और मेरे से बोलने लगी कि महन जी बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने मेरे जीवन में 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ना शुरू जब से किया, MBBS के जब मैं परीक्षाओं में गई तो मुझे इतना आनंद आया, मुझे बिल्कुल भी अपने आप से कोई भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति के साथ चली तो मेरे अंदर की जो अंतःचेतना की जो प्रकृति है वो मेरे मिजाज को विद्या के प्रति जिज्ञासु, पिपासु और तितिक्षा और युयुत्सा मेरे अंदर तैयार कर रहा था। उस व्यवहार से महन जी मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं अब MBBS पास करके आ गई, अब आगे MD करूंगी। तो कहने का तात्पर्य, आप सब भी अगर 3 बजे उठोगे तो आपको पढ़ने में, दिन में आपको जो 8 घंटे लगते हैं, मैं गारंटी लेता हूं सुबह सुबह जो 4 घंटे पढ़ जाएगा वो 8 घंटे के बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ आगे जो पढ़ोगे, एक बार बताते ही याद खोपड़ी में ना हो जाए तो बोल देना। सॉफ्टवेयर आपका जो है वो एकदम से परिमल जी और बबीता जी के द्वारा जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसको इंस्टॉल करेगा। आपकी खोपड़ी में इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। यहाँ इसके ऊपर ऐसे बोल करके चले जाना नहीं, बल्कि खोपड़ी के अंदर वो रसायन, वो रस खोपड़ी के और वो हार्मोन्स जरूरी हैं जो आप शिक्षकों के मुख से निकलने वाले तितिक्षा को आपके अंदर बिना किसी प्रतीक्षा के संयुक्त रूप से स्थापित करने में सफल हो और मददगार हो। उसके लिए अपना उठना, सोना, अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक कीजिए। करेंगे? और हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? बाकी एक आधा भाई नीचे हाथ कर रहे हो, डले मारोगे हैं? हाथ करो नीचे। बहुत इतनी संख्या में आप लोग कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम अगर योगी बनोगे, उपयोगी बनोगे और सहयोगी बनोगे, और स्वयं के सहयोगी बनना सबसे जरूरी है, उठने का सही ढंग ये जरूरी है। और जब ये करने लग जाओगे तो आपका शरीर स्वयं किस प्रकार का रस तैयार करेगा। फिलीपींस यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी आप गूगल मोबाइल सबके पास है, आप लोग सर्च कर लेना। फिलीपींस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एक रिसर्च आया, एक वहां के किसी व्यक्ति को वहां के न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड दिया गया। और मृत्युदंड के बाद जब वहां के साइंटिस्ट ने विचार किया कि इसको मारना तो है ही, जे हो तो हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग और अनुसंधान और रिसर्च करें। प्यारे बंधुओं, रिसर्च का मतलब देखो, रिसर्च होता है ना, रिसर्च, ठीक है? तो री का मतलब होता है बार बार, और सर्च का मतलब होता है खोजना, यानी जिस पर बार बार शोध हो,
जिस कार्य में बार बार नहीं अनंत बार भी शोध और उसके बाद भी वो 100% सटीक और सत्य साबित हो, उसी को बोलते हैं साइंस। और पाखंड और अंधविश्वास ऐसा नहीं करता है। तो यहां पर अब एक थोड़ा सा विज्ञान की मैं बता रहा हूं। फिलीपींस यूनिवर्सिटी वालों ने जिस व्यक्ति को मारना था, थोड़ा सा विचार करना मेरी बात के ऊपर साथ के साथ, आपका शरीर कैसे काम करता है। तो जब उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर हम लोग एक क्यों ना प्रैक्टिकल करें, तो आदरणीय प्रिमल जी उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जब उसको साइंस रूम में ले जाया गया, और साइंस रूम में ले जाने के बाद कहा गया कि तुझे तो कोबरा सांप के द्वारा मारा जाएगा। कोबरा सांप का नाम लेते ही उसके तन तन में, उसकी नस नस में, उसकी कोशिका में इस बात की टीस उत्पन्न हो गई कि मुझे तो अब कोबरा से ही डसवा के मारा जाएगा। बंधुओं, एक पूरी की पूरी विज्ञान की उस थेरेपी को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसको एक कुर्सी पर बांध करके उसके सामने एक ओरिजिनल कोबरा सांप बांधा गया, एक पूरे स्टैंड के ऊपर। और बांधने के बाद जब उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने देख भी लिया पट्टी बांधने से पहले कि भी कोबरे ने तेरे सामने आकर के दस्तक दे दी है जो तेरे मस्तक पर अब चुभने वाला है। तो बंधुओं, आंखों पर पट्टी बांधने के बाद बिल्कुल म्यूजिक सिस्टम और साइंस के मदद से सेम वही माहौल पैदा किया गया जो कोबरा काटते समय करता है, जिस प्रकार की फुंकार लगाता है या जो भी साउंड करता है। और उस बंदे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसके माथे में आलपिन आदि के द्वारा वैसा ही एक निशान कर दिया गया जैसा कोबरा करता है। और थोड़ी देर के बाद उसको उसकी पट्टी खोल दी और उसने देखा भी सांप है तेरे सामने, और सांप ने काट लिया और शीशे में देख लिया कि भी माथे से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो मरेगा। थोड़ी देर के बाद में वो मर गया। मरने के बाद जब उस पर शोध हुआ तो पता चला कि उसके शरीर में कोबरा का ही जहर निकला। बंधुओं, कहां से आया वो? शरीर ने ही उगल दिया। तो जब आप लोगों का चिंतन जैसा होता है, आपका शरीर वैसा ही उगल देता है। आप लोगों ने थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ा होगा। एक उम्र के बाद थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। प्रिय बंधुओं, थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर का एक ऐसा उपयुक्त भाग है। अब आप लोगों के सुबह उठने की और दिनचर्या के शानदार संतुलन के ऊपर मैं आप लोगों को ये दो विज्ञान के उदाहरण दे रहा हूं कि थाइमस ग्रंथि शरीर में क्या काम करती है। बिल्कुल हमारे यहाँ पर होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, इतनी बड़ी होती है, भूंड जैसी, है ना? हाँ, एक आधा भूंड इसमें भी था, अभी दिख रहा था मुझे। तो थाइमस ग्रंथि का काम, जब हम सकारात्मक होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम लहलहाती हुई फसल में सुबह सुबह विचरण करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, खुश रहते हैं, माता पिता के साथ बैठते हैं, गुरुजनों के साथ बैठते हैं और परस्पर मतलब खुशी के लिए विकल्प और खुशियां खोजने का प्रयत्न और प्रयास करके मुस्कुराते हैं, उस समय थाइमस ग्रंथि एक साथ 1260 प्रकार के केमिकल रिलीज करती है। पढ़ लेना साइंस में। और जब हम टेंशन में होते हैं, बोधरेशन में होते हैं, किसी का बुरा करने का विचार कर रहे होते हैं या किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे होते हैं या कोई अनैतिक कार्य कर रहे होते हैं, तो वही थाइमस ग्रंथि एक साथ 1400 केमिकल रिलीज करती है। पढ़ लेना इसको। यानी जब हम सकारात्मक होते हैं तो 1260 और नकारात्मक होते हैं तो 1400। ये वो 1400 केमिकल हैं जो शरीर का सत्यानाश करते हैं। बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, याददाश्त का कमजोर होना, बौद्धिक सत्व बिल्कुल डाउन हो जाना, भूख का खत्म हो जाना और भी तमाम चिंतनशील नहीं बल्कि चिंताशील आपको बना देने वाले सारे के सारे केमिकल ये रिलीज होते हैं और ये आपके लिए सकारात्मक। तो इसलिए प्लीज अपने आप को इस प्रकार का रखिए कि आपकी थाइमस ग्रंथि विद्या अध्ययन में 1200 केमिकल आपके मदद में मित्र के रूप में स्रावित करे। उत्तक अंग एवं तंत्र का निर्माण कैसे होता है समझ रहे हैं? जिस प्रकार उत्तक अंग एवं तंत्र का निर्माण होता है, ठीक उसी वेला पर आपको कक्षा प्रथम से लेकर के एमए तक, डबल एमए तक, पीएचडी तक, एमफिल तक या डीलिट तक, चाहे आप उस बीच में एमबीबीएस करें, एमकॉम करें, बीकॉम करें या इस बीच में आप लोग यूपीएससी की तरफ चले जाएं, आईएएस बने या फिर आप आईपीएस बने, एचसीएस बने या अपने आप को आप पीसीएस, कुछ भी बना सकते हैं आप। वो बनाने के लिए भी आपको ठीक उसी संरचना में चलना है जिस संरचना में शरीर का निर्माण होता है। और उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले संस्कारों की इस भट्ठी में अपने आप का निर्माण करने के लिए झोंकना है। तो आइए मैं संस्कारों की भट्ठी में आपको निमंत्रण देने आया हूँ और कलम क्रांति के इस कलम के महामुकाबले में आपको सादर अभिनंदन के साथ वहाँ पर इनवाइट भी कर रहा हूँ और आपके भोजन की सारी व्यवस्थाएं देकर के आपकी सेवा में हम लोग तैयार हैं। मैं इस संदेश के साथ आपके बीच में यहाँ पर मौजूद हुआ। एक संत के बारे में मैंने बताया, आपके शरीर के बारे में, आपकी बुद्धि के बारे में, आपकी शुद्धि के बारे में और
अगर आप लोगों की गुद्दी किताबों में झुकी तो उसके परिणाम क्या होंगे वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको साइंस पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया, क्योंकि मेरे को साइंस थोड़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं जो शास्त्र भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है जिस प्रकार परिमल जी, मास्टर जी, शिक्षक महोदय जी, जिस प्रकार जब मैंने श्रीनिवास रामानुजन को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भी मैं मैथमेटिक्स के उस थ्योरम को मेरे लिए जीरो मानता हूँ जिसमें आध्यात्मिक खुशबू ना हो, जिसमें मुझे कोई आत्मिक कल्याण और आध्यात्मिक सुगंध की अनुभूति ना हो। ऐसे थ्योरम मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जहाँ विज्ञान का कुछ छोटा मोटा ना हो वहाँ मेरे को भी कुछ नहीं मजा आता। तो इसलिए हम सबको फॉलो उन लोगों को करना है। और जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार इसको डिलीट करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी जब सारा देश भूख में रोटी को खोज रहा था, उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग किताबें लिख रहे थे। देखो कितने आगे थे हमसे, सोचना है। अरे भगत सिंह जेल में पड़ा है और जेल में पड़ा पड़ा भी मैं नास्तिक क्यों पुस्तक लिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं बंधुओं, मैं माननीय शिक्षक महोदय जी के सानिध्य में इस पूरी की पूरी क्लास सभा को और पूरे हरियाणा राज्य के साथ साथ जितने बाहर के स्टेट से मुझे जो देख पा रहे हैं, आप सब बच्चों के बीच में इस बात के लिए एक शानदार प्रेरणा भी भगत सिंह की देना चाहूंगा। बंधुओं, जब देश गुलामी के कालखंड से गुजर रहा था, उस दौरान चारों ओर तबाही का मंजर था। आक्रांताओं की अपनी हिम्मतों और दुरात विचार क्रांति उनकी अपनी थी और उसमें वो लोग कुचल डालने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन वहीं वीर, मैं तो उनको महायोगी कहूँगा, मैं उनको देश धर्मी और राष्ट्रपुत्र और अनंत श्री से विभूषित करते हुए कहूँगा कि अनंत श्री से विभूषित श्री वीर बलिदानी महापुरुष शहीद आजम भगत सिंह जी, इतने मैं तो सोचता हूँ अनंत अनंत उनके सामने उपाधियाँ लगें तो भी कम है। जब उनको जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद में उनको आकर के किसी व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि भगत तेरे को तो 10 घंटे पहले मारने का प्लान बन गया है, जो निर्धारित समय है उससे 10 घंटे पहले तुम्हें मारेंगे। बोले नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे 10 घंटे पहले मार रहे हो। अरे ओ दुष्ट अंग्रेजों, मैं तुम लोगों ने मुझे निर्धारित समय जो बताया उसके अनुसार मैंने इस पुस्तक को पढ़ने के लिए अपनी समय सारणी बनाई। अरे ओ दुष्ट लोगों, क्या तुम मुझे मेरी पुस्तक के जो थोड़े से पेज रह गए ये भी नहीं पढ़ने दोगे? तुम्हें मारना है तो बेशक मारिए, पर ये मुझे पुस्तक तो पूरी पढ़ लेने दो। पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि, इतनी सुचिता, इतनी पुनीता, इतनी दिव्यता, इतनी आत्मीय संतुष्टि, और तुम्हें कोई कह दे अभी परसों फांसी है, 10 तो नहीं लग जाएंगे है बेटे। यानी बंदा मरने से पहले कह रहा है कि तुम मेरी आखिरी इच्छा में, मुझे किसी के कोई दर्शन नहीं चाहिए, किसी से मिलना ही नहीं है, सिर्फ ये पढ़ना है। यानी इस बात से हमें क्या मिला? मरने से पहले जो उनकी पुस्तक के मान लो 115 पेज मान लो, मानना है, ठीक है, मानना वो संख्या अक्स है, ठीक है, तो मानना, थोड़ा सा समझेंगे, एक बार मानेंगे। मान लो 115 पेज उनके रह गए, विचार ही करना है। वैसे तो मानना उसी को जाता है जो होता नहीं, क्योंकि अक्स जो है ना वो संख्या नहीं होता है। अक्स क्या होता है कि लेटर, संख्या तो 1 से 100 तक की होती है, लेकिन मैथ है, मैथ कहती है माना वो संख्या अक्स है, जबकि वो संख्या नहीं है, ठीक है। और मैथ में मेरे को थोड़ा रुचि भी कम है, क्योंकि जी थीटा बिट्टा मेरे कोई काम नहीं आए, साइन थीटा। आप वैसे आपकी एक क्लास देखी, आप बहुत बढ़िया बताते हो, आपके जो साइंस मैथ के जो टीचर हैं बहुत अच्छे से बताते हैं कि थीटा कहाँ काम आता है, पर मेरे काम नहीं आया, तो इसलिए जी थोड़ी सी मेरी उसमें रुचि कम है। तो इसलिए मानो 115 पेज रह गए। अरे मरणासन है व्यक्ति, उसके 115 पेज बाकी हैं और वो लालायित है कि 115 पेज में पढ़ूं। इसका मतलब ये है कि वो विद्या को अपने संस्कारों में निरूपित कर रहा है, ताकि मैं मरूं और अगला जन्म लूं तो अगले जन्म में मेरे पैदाइशी संस्कार विद्या के हों। आत्मा के साथ जुड़ता है संस्कार, संस्कार आत्मा के साथ जुड़ता है बंधुओं, इस बात को विचार रखना। और संस्कार लगभग 200 जन्मों के एक साथ चलते हैं, कोई एक जन्म के संस्कार साथ नहीं चलते हैं। आपने देखा हो कोई बच्चा बचपन से ही संत बन जाता है, कोई बच्चा बचपन में पैदा होते ही एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, इनसे या तमाम STD रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कितनी बीमारियां आजकल बच्चों को घेर रही हैं। और ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मैनिया, पेरोनिया, सिजोफ्रेनिया, पता नहीं क्या क्या इतनी बीमारियां पैदाइशी बच्चों को लग रही हैं। उसके पीछे कारण है आपके प्रारब्ध की अशुद्धियां। इसलिए पिछले जन्मों की शुद्धियां हमें अब सहायक हैं।
और अशुद्धियाँ भी अब हमारे लिए घातक हैं। तो इस जन्म की जो शुद्धियाँ हैं वो हमारे अगले जन्मों तक साथ चलने वाली हैं। तो आप सब बच्चों से कहूँगा अपने जीवन को और अपने जीवन दर्शन को, अपनी आत्मा को सोच और विचार के साथ चला करके मैं समझता हूँ पवित्र रखें। और बंधुओं, मैं आपको पहले ही कह रहा था, आपके चरित्र को अगर कोई महका सकता है तो इत्र नहीं बल्कि विद्या रूपी चरित्र, और वही आपको महकाएगा। अगर आपके कपड़ों में आप इत्र मारेंगे तो कपड़े ही महकेंगे, आपका गौरव नहीं। तो आपके गौरव को महकाना है तो भगत सिंह को फॉलो कीजिए। मरने से पहले भी अगर कुछ काम करना पड़े तो पुस्तक ही पढ़ के मरिए, मेरा तो यही मानना है। सुबह से लेकर जब मैं पढ़ता हूँ मास्टर जी, जब सुबह 8 बजते हैं 7:30 8 बजे तक मैं मेरे कक्ष से बाहर आता हूँ और व्यायाम आदि करने के सारी पूरा निवृत्ति होकर के मैं अपने जितना भी मेरा जो सिस्टम हमारा है उससे मैं बाहर निकलता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे शरीर के सारे चक्षु, जो अंतस चक्षु हैं और जो बाह्य चक्षु हैं, सब के सब काम करते हैं। तो इसलिए आप सबको मैं पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ और झोली फैला करके इस बात के लिए भिक्षा मांगना चाहता हूँ। हरियाणा को धरातल पर काम करके रसातल में जाने से बचाने के लिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, और बड़ी बड़ी जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उनमें महाबली बन करके कलम को विजयी बनाने के लिए वैचारिक क्रांति का शंखनाद कीजिए और उठिए। प्यारे बच्चों, दोगे मेरा साथ? बोलिए, मैं इंडियन स्टार हूं। आप सब चाहते हैं हम भारतीय सितारा बने? आप सब चाहते हैं कि आपका नाम सर्वोत्तम और सर्वोच्च और सबसे ऊपर हो? बोलिए, मैं भारतीय हूं, मैं वैदिक हूं, मेरे शरीर के कण कण में भारतीयता और वेदों के संस्कारों का संचार हो रहा है। मैं अपने जीवन में खूब पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। स्वयं शिक्षित होकर पूरे विश्व को कृणवंतो विश्वमार्यम पर श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यवहार करूंगा। मैं अपने घर, परिवार, जिले, गांव, राज्य और देश का स्वाभिमान बनूंगा। मैं पूरी दुनिया पर भारत के तिरंगे को लहराने के लिए अपने विद्या के कौशल से जिज्ञासु बनकर, जुझारू बनकर, तपस्वी बनकर, शिक्षा के मार्गदर्शन में कार्य करूंगा। मैं कभी भी विज्ञान के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। मैं जीवन भर कभी भी नशाखोरी, मांसाहार नहीं करूंगा। अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़ियों में पढ़कर देश और संस्कृति के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करूंगा। माता पिता का नाम, गुरुजनों का नाम, ICS सेंटर का नाम, ICS कंपनी का नाम ऊपर करूंगा। खुद चमक कर अपनी चमक से समाज में चमक पैदा करूंगा। बोले भारत माता की। आवाज नहीं आई, चित्तों भर की आवाज आनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत भूमि की, महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की। परिमल जी की बोल दो, बोलो परिमल जी की। और बहन जी आ गई, बहन जी के लिए जोरदार ताली।
ये माला आप अपनी तरफ से बहन जी को पहनाओ। बहन जी, मैं साक्षी हूँ। एक बार पहने रहो, पहने रहो। ये माला जो है बहन जी को शादी में पहनाई थी, आज मैंने रिपीटिशन करवा दी है। तो इस पुनरावृत्ति का मैं साक्षी भी रहा हूँ, और आज मैं इन प्यारे प्यारे बहन और भाइयों, पवित्र बहनों, आपके बीच में आकर के बहन जी के भी दर्शन कर रहा हूँ और पूरे आपके प्रांगण का कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुभकामनाएं। आदरणीय महंत सुकराईनाथ जी, पूरा उद्बोधन देखते हुए आपके जो कण कण से एनर्जी का प्रवाह निकल रहा था, तुम लोगों ने महसूस किया? ये है भारतीय संत परंपरा। और भारतीय संत परंपरा आकर के पढ़ाई और उससे ज्यादा और प्रैक्टिकल क्या करें, सीईटी का पेपर ले रहे हैं। और क्या करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। महंत जी ने बताया कि मैं पढ़ रहा हूं और सीईटी के बारे में भी पढ़ रहा हूं और पेपर भी यही तैयार कर रहे हैं। पीछे भी हमने किया। हाँ, पीछे भी इन्होंने अपने आप तैयार किया था। और ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान विज्ञान सारी बातचीत पढ़ के सुन के तुम लोगों को ये तो नहीं फील हुआ कि हमारा टाइम खराब हो गया? अब तुम लोगों को जो अलग अलग परंपराएं, अलग अलग चीजें देखने सुनने को मिलती हैं, और जो चीजें देखने सुनने को मिलती हैं, ये तुम्हारी जो है ना व्यक्तित्व का विकास कर रहा है। ये बहुत आगे तक तुम लोगों को लेके जाएगा। और वहां पर जाने का जैसे एक बात तो हुई, टेस्ट हो जाएगा, राखी गढ़ी वहीं पर है। अब हिसार देख के आना तो हिसार भी देख सकते हैं। अब जैसे हम अलग अलग जगह भ्रमण करने जाते हैं तो ये भ्रमण जैसी चीज लगाओ, वहां जाने आने का ही खर्चा तुम्हारा है। उसके अलावा तो वहां पर फिर सारी चीजें, वहां पर खाना भी है, पेपर भी है, और अगर उसके अंदर तुम्हारा अच्छा काम होता तो वो भी है। और नहीं तो आसपास फिर राखी गढ़ी का वैसे ही जो घूमने का एक प्लान रहना चाहिए। सभी लोग उसमें इनरोल कर लो। सब लोग आपस में अपना जो ग्रुप बना करके 50-40 जने जो है, एक बस जो 100-150-200 जो भी तुम्हारा वो लगता है किराया, अब बस अब वहां जाते टाइम खूब इंजॉय करते जाना, खूब इंजॉय करते आना। आपस में लड़ना मत आते जाते। वैसे तो तुम नहीं लड़ोगे, खैर मुझे 100% श्योर है। हाँ हाँ, और थोड़ी सी वहाँ सेवा भी कर देना। हाँ हाँ, एक दूसरे को भोजन करवाना और कुछ करवाना और कोऑपरेट करना। जैसे 3000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर जो ना तिरंगा यात्रा निकाली थी, पूरे प्रशासन को, शहर को, बाकी लोगों को 10 मिनट बाद ये पता भी नहीं चला कि यहाँ से यात्रा भी निकली है। कोई शरारत ये वो, इस प्रकार से बच्चे जो है ये बहुत आदरणीय बच्चे हैं इस बात पर। हाँ, ये बहुत योगी बच्चे हैं, इस प्रकार की शिकायत और ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। अब सेंटर चलते हुए 17 साल हो गए योगी जी, आज तक जो आपस में कोई हमारा डिस्प्यूट ये बच्चों का ये वो इस प्रकार से आज तक देखने को नहीं मिला। और उम्मीद करूंगा इसी तरीके से बच्चे आगे भी संस्कारवान रहेंगे, संस्कारित रहेंगे। अब गुरुजनों के पैर छू करके चलते हैं। अब इस प्रकार से रहता जैसे रास्ते में थोड़ी बहुत देर असल में नहीं खड़ा होता मैं, जब जैसे बच्चे आ रहे होते हैं वहाँ खड़े हो गए तो या तो जो है पैर छूते छूते हाथ जो है हाथ दुखने लगता, गर्दन ऐसे करते गर्दन तो थोड़ा सा इनके आने और जाने के टाइम पर थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। अब सब लोग जो है भाई वो जो पॉसिबल नहीं होता ना, तुम लोगों को तो एक बार नमस्ते करना, तुम्हें हो सकता है 2 बार नमस्ते करनी हो, हमें कितनी बार लेनी पड़ती है? बात समझ में आ रही है? पहली बार जब हमने जो मैं गांव में पढ़ाने लग गया, कुछ बच्चे थे छोटे छोटे, उनको पढ़ाने लग गया तो वे उनके माँ बाप अब गांव में उनको भी वहीं रहना और मुझे भी वहीं रहना। अब वो दिन में 10 बार मिल रहे तो नमस्ते गुरुजी, 20 बार मिल रहे तो नमस्ते गुरुजी। अब वो तो ठीक है वो 10 बार कर रहे हैं, लेकिन मैं 10 बार कितने लोगों की नमस्ते लूँ? मम्मी पापा भाई बहन, अब थोड़े दिनों में बूढ़े भी मुझे ही मास्टर जी राम राम। जैसे कोई दादा जितनी उम्र का हो मेरी नजर नहीं पड़ी, बोला मास्टर जी राम राम। अब जो हमारे ताऊ जितनी उम्र के थे, काकाऊ जितनी उम्र के थे, वे भी मास्टर जी राम राम। तो ये हो गया, मैंने सब लोगों के साथ जोड़ के कहा भाई एक बार सुबह ठीक है नमस्ते कर लो, पर दिन भर तुम नमस्ते करते रहोगे तो मेरा ही मामला बिगड़ जाएगा। फिर तो वो दिन रात नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, यही हाल हो जाता। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो योगी जी बहुत
अच्छा महसूस होता है हमें ये जो है प्रोफेशन चूज करके, और आपसे बात करके आप जो ये प्रयास कर रहे हो ये बातें लग के मुझे लग रहा कि आप भी बहुत अच्छा ही प्रोफेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो। और आसपास के एरिया के जो बहुत सारे लोगों ने बताया और आपकी बहुत तारीफ भी करी, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा और आपको यहाँ बुला करके मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 1 मिनट ज़रूर ले लो आप। एक बात ध्यान में आ गई बच्चों, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं महन जी इतना खर्चा कहाँ से करते हो। हम लोग बहुत खर्चा करते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं इतना खर्चा कहाँ से करते हो। आप जिस मठ में आएंगे वो नाथ संप्रदाय की, एशिया महाद्वीप की, भारतवर्ष की, हरियाणा प्रांत की नाथ संप्रदाय की 8 मुख्य गद्दियों में से एक मुख्य गद्दी है कोथ दादा कालापीर मठ। और हम लोग किसी से वैसे दान चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे गांव और आसपास के गांव मेरा जी जान से सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा भी हम लोग ये चाहते हैं कि खेल भी कराएं, प्रतिवर्ष हम लोग खेल भी बड़े बड़े ढंग से कराते हैं, अच्छा लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो गांव वाले बोले जी खेलों में हम जी जान से सहयोग करेंगे। मैंने कहा खेल में तुम लोग सहयोग करो और मठ की तरफ से अपनी खेती की जो शुद्ध उपज है, हमारे यहाँ ज़मीन है, खेती है हमारी, उस खेती में जो शुद्ध अन्न हमें प्राप्त होता है और वो अन्न जब मंडी में जाता है वहाँ से जो शुद्ध पैसा आता है वो मैं तुम्हारी शुद्ध विद्या पर लगा रहा हूँ। और प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे एरिया में भी आगे पता करेंगे तो लोग कहेंगे ये लोग दान नहीं लेते हैं। अपनी मर्जी से वहाँ जो मठ में दान पात्र लगे हैं बड़े बड़े पुराने समय के, उनमें लोग जा करके दान डालते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगा रखी है। मैंने कहा भी ये तुम्हें ही देखना है, मुझे नहीं। तो उन लड़कों को बड़े शिक्षित हैं और शिक्षित वर्ग मेरा बड़ा सहयोग करता है। उस पैसे को वो दोनों लड़के निकालते हैं और कोई भी व्यक्ति, मैंने कहा भी मैं तो महल में रहता हूँ, अब तुम लोग मेरे, जब तक मैं वहाँ गद्दी पे विराजमान हूँ, मेरी उपस्थिति में अगर तुम लोग बिना छत के रहो तो ये मेरे से देखा नहीं जाता। गरीब लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, रहने के लिए घर और मकान नहीं है, वो जितना भी उन दान पात्रों में जो पैसा आता है सारा उन लोगों के ऊपर लगता है, लोगों के घर बनाने में लगता है। और एक गौशाला भी हम लोग चला रहे हैं, उस गौशाला में पीछे मैंने कहा भी ये बेचारी जो असहाय गाय हो जाती है, वैसे तो गाय असहाय नहीं होती, हमारी सबकी माता है, लेकिन आज इंसान ने सारी गोचर भूमि तो दाब ली, खा गए दाब दूब करके, अब गायों को मारते लठ। मैंने कहा अभी ये यहाँ रहने दो, अब वो गाय हैं, उन गायों के ऊपर मैंने कहा ये पैसा लगाओ। तो यानी जो पैसा कहीं से दान का आता है वो या तो गायों में या फिर गरीब लोगों के घर और मकान आदि बनाने में हम प्रयोग कर रहे हैं। और मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को अभी देख पा रहे होंगे, ICS में पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मुझे अभी शायद लाइव देख रहे होंगे, उनको पता भी है, पूरा एरिया भी देख रहा है। हाँसी में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी चित्ते ऐसे चित्कार मार रहे थे ज़ोर ज़ोर से, वो भी देख पा रहे होंगे। और मैं इधर नारनौंद में भी गया ICS में, और जींद में भी, और फतेहाबाद में, और हिसार में, कई जगह ICS के सेंटर्स में मैं गया हूँ। तो आपके बच्चों को मैंने देखा तो उन सबको पता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो यानी आप लोग निश्चित होकर के आइए, हम कोई किसी भी प्रकार से आप पर कोई गलत पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि खेलों पर मास्टर जी हम 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करते थे, लेकिन खेलों में बढ़ते हुए इंजेक्शन की नशाखोरी से मैं तंग हो गया कि इतने सारे इंजेक्शन लग रहे हैं तो हम क्या करें। तो उससे मैंने कहा एक और नया आयाम क्या स्थापित करें। तो मैंने कहा आप कबड्डी या कुश्ती में उतरोगे तो इंजेक्शन लगा सकते हो, लेकिन आप जब पेपर में उतरोगे तो कोई पेपर ऐसा नहीं जो इंजेक्शन लगा के दे सकते हो। तो इसलिए यो बिना इंजेक्शन का नशा है भाई, इसमें वही नशेड़ी अव्वल होगा जिसमें राष्ट्र प्रेम और विद्या प्रेम और पुस्तक प्रेम होगा, जिसमें भगत सिंह सच्चे रूप से, आजकल माता आती है जी लोगों में, इनमें भगत सिंह नहीं आती किसी में। और कुछ बच्चे कहते हैं, मैं कई बार जाता हूँ मास्टर जी, लोग कहते हैं कि माता आ गई। मैंने कहा अभी कैसे चेक करें माता आ गई। मैंने कहा अभी मेरी गाड़ी में पटको और हम इसको ले जाते हैं भिवानी चिड़ियाघर में, वहाँ शेर है, अगर माता आ रही है तो चेक कर लेंगे, वो माता शेर है, शेर के ऊपर चढ़ जाएगा। और अगर माता नहीं होगी तो प्यारे बच्चों शेर ने अपना काम करना ही है। एक गांव में मैं गया, बोले जी इसमें तो बालाजी महाराज आ रहे हैं। मैंने कहा यार ना तो कदे लक्ष्मण आवे ना कदे राम आवे, क्यों धनुष उठाना पड़ेगा। ना भगत सिंह, ना चंद्रशेखर आजाद, ना त्यात्या टोपे, ना राणा सांगा, ना राणा कुंभा, ना लाला लाजपत राय, ना विपिन चंद्र पाल, ना बाल गंगाधर तिलक, और तो और सैंडर्स भी को नहीं आंदा, क्यों लट खाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भी इसमें बालाजी आ रहे हैं कैसे चेक करें। मैंने कहा मैं चेक करूंगा। बोले जी कैसे। हमारे नजदीक में तोसाम की पहाड़ियां हैं। मैंने कहा अभी मुझे लोगों के द्वारा सुनने को मिला है कि हनुमान जी पहाड़ लेके उठते थे, और इस आदमी में अगर से बालाजी आ रहे हैं तो चल भाई एक पहाड़ उठा कोथ में रख दे।
मेरे गांव में रख दो, मुझे जरूरत भी है, बजरी क्रेशर वहीं ले लेंगे सब। तो यानी हम लोग अंधविश्वास और पाखंड को जड़मूल से नष्ट करने के लिए भी शिक्षा क्रांति की तेजस्विता और ओजस्विता को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ेगी ना बच्चों। देखो 2 लाइन है हमारे पास, देखो एक ये लाइन है नशेड़ियों की, देखो बच्चों, और एक ये लाइन है अच्छे लोगों की। अब हमें हमारी इस लाइन को बड़ा करना है, तो इसको काटने की बजाय हम अपनी लाइन को ही बड़ा कर लें सीधा। तो हम शिक्षित लोगों की संख्या इतनी बढ़ा दें कि इस लाइन में से भी जो गंदे लोग हैं वो हमारी संगत में आकर के अच्छी रंगत में, बुरी संगत की रंगत ना पावे, अपन बुरी संगत की रंगत ही ना पाए, तो इस लाइन में से अपने आप हमारे साथ आ जाएं और अच्छे लोगों की बाढ़ आ जाए, और फिर समुद्र शांत हो जाए, विद्या को प्राप्त हो जाए और संस्तुति के योग्य बन जाए। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आओ एक बार तुम मेरे साथ लग के देखो, तुम्हारे को जीवन की बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे। बहन जी आप भी आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। महंत जी हमारे बीच में हैं, और मतलब जैसे मैं तुम सबको पढ़ाती हूँ तो तुम लोगों की जो एज है तुम देख पा रहे हो, महंत जी भी लगभग उसी उम्र के हैं। बहुत यंग एज में इन्होंने बहुत बड़ा मिशन एक विजन के साथ स्टार्ट किया है। और देखो अब वो ज़माने तो है नहीं कि हम जो है ये सोचें कि दोबारा से वापस आएंगे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या विवेकानंद जी या सुभाष चंद्र बोस। तो हम में से ही उन लोगों के नक्शे कदम पे चलने वाले कुछ लोग अगर समाज को लीड करते हैं, जिनके अंदर कुछ ईश्वरीय कृपा भी होती है, कुछ इंसान सीखता भी है। अब ऐसा नहीं कि इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई अपने आप, नहीं। तुमने इनका शब्द भंडार देखा, ये शब्दों का भंडार बढ़ता है पढ़ने से। ये खुद पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है ना बेटा, वो ज़िंदगी में चीज़ों को सीख कर बहुत एक तो आगे जाता है, और एक जो बदलाव की ज़रूरत होती है ना, उसको टाइम रहते भांप कर वो बदलाव भी ले आता है। तो महंत जी का बहुत बड़ा एक विज़न है कि समाज में जो ये नशा, जो गंदगी बढ़ रही है, व्यभिचार बढ़ रहा है हमारे सामने आजकल, हम जैसे ही अपना फ़ोन खोलें तो तुम ये देखो, उम्र की कोई शर्म ही नहीं रह गई लोगों में। अधेड़ उम्र के लोग भी, महिलाएं भी उसमें हैं, पुरुष भी उसके कहीं ना कहीं संपर्क में हैं। गंदगी इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है कि अगर इसको टाइम रहते लोगों ने नहीं समझा, नहीं संभाला, तो ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, यानी ये सबको नॉर्मल लगने लगेगा। होना ये चाहिए कि गलत मतलब एकदम दिमाग में आते ही कि गलत मतलब गलत, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, समाज बदल गया। बेटा समाज बदल गया, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक मूल्य मानवता के, जो एक नैतिक समाज में जिनको हम मूल्यों की परिभाषा में नापते हैं, मापते हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। अच्छाई, ईमानदारी, निष्ठा, साहस, किसी काम के प्रति लगन अपने मन में रखना, ये हमेशा चलते जाएंगे, चाहे इंसान कितना ही एडवांस हो जाए, कितना ही एआई का इस्तेमाल करने लगे, कितना ही वो मेटा का इस्तेमाल करे, गूगल का इस्तेमाल करे, पर मानवता जो है ना, अगर ये खोती चली गई तो ये सब बर्बाद है, ये सब बेकार है। हम सबके सामने एक अच्छा उदाहरण खुद महंत योगी जी हैं, जिन्होंने इतनी कम एज में, जबकि इनकी एज के मैक्सिमम लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी सेट हो जाए इसमें लगे रहते हैं, लेकिन इनका एक मिशन है कि मैं युवाओं को अपने साथ जोड़कर और सही रास्ते पर ले जाऊं। ऐसे कहाँ तुमने सुना कि कोई जिसके पास बहुत सारा पैसा दान के रूप में आ सकता है? सिर्फ एक चेहरे की कीमत, एक फेस वैल्यू इतनी है कि करोड़ों रुपए का दान इकट्ठा हो सकता है, और चाहें तो कहीं भी लगा दें। लेकिन इन्होंने पहली चीज़ तो दान की तरफ कभी प्रमोशन नहीं किया कि दान मिले, और दूसरा जो पुराने ज़माने के टाइम से दान पात्र है, उनमें जो दान आ रहा है, कितने सभ्य तरीके से समाज की सेवा में उसको लगा रहे हैं कि गरीबों के सिर पे छत पक्की हो जाए या फिर और किसी अच्छे काम में। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि अगर सही डायरेक्शन सही उम्र में मिल जाए तो इंसान क्या कुछ कर सकता है। तो महंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यहाँ आए, इन लोगों के दिमाग में भी एक वो विजन बनेगा कि ज़िंदगी, हाँ ज़िंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं, और बेटा सिर्फ एक तरीके से ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। जैसे हम सोचें सब एक जैसे बनेंगे, नहीं। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, मेरी क्या काबिलियत है, मेरी क्या लायकियत है, और फिर उसके हिसाब से पहले अपने आप को नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लायक बना लो। उसके बाद फिर देखो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ समाज के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी गरीब की मदद करने के लिए, किसी जानवर की मदद करने के लिए, पक्षियों की। हमें एक इंसान के रूप में अपने आप को अच्छा बनाना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास, एक एनरिच एक्सपीरियंस तुम्हारा होगा। तुम जहाँ ये टेस्ट हो रहा है वहाँ ज़रूर जाओ, और लाइफ में ना बेटा
बहुत बार बहुत तरह के काम करने का मौका मिलेगा, पर इस तरीके के काम जब आप एक जिम्मेदार यंग एज के एक लड़के ने कैसे कितना बढ़िया अपना एक मिशन चला रखा है, और अगर हमें मौका मिल रहा है उसके उस मिशन को जानने का, समझने का, उसमें हिस्सा लेने का, तो हम उस मिशन में कहीं ना कहीं अपना योगदान देने की कोशिश करें। और बाहर जाके जब निकलते हैं ना, तो वैसे भी बुद्धि का विकास ज़्यादा होता है। जो लोग सिर्फ चार दीवारी में रहते हैं ना, कितनी किताबें पढ़ते हो, टेबल चेयर पे बैठ के बहुत बहुत घंटे पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन जिसको दुनियादारी बोलते हैं ना, जिसको समझदारी बोलते हैं, वो बाहर निकलने से आती है। तो सब लोग ज़रूर पहुँचना। कोई चार्ज वैसे भी वो ले नहीं रहे हैं, सिर्फ आने जाने भर का अपना मैनेज करना है। वहाँ एक बड़ा मेला भी, सर बता रहे थे कि मेले का भी आयोजन होने वाला है, तो बहुत कुछ होगा। एक मेमोरेबल डे, एक ऐसा यादगार दिन जो ज़िंदगी में एक अनुभवों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हम भी पहुंचेंगे, परिमल सर, मैं और बहुत सारे लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो फिर वहां मिलेंगे और अपना देखेंगे कि हमने कितनी पढ़ाई कर ली, इन कमरों के चार दीवारी के अंदर बैठ के हमारा कितना एग्ज़ाम के करीब हम पहुंचे हैं। एक जजमेंट भी हो जाएगी और बहुत अच्छी प्राइज़ मनी रखी है। ईश्वर ने चाहा किसी का बढ़िया तैयारी, जिसकी बढ़िया होगी। कितनी थी प्राइज़ मनी? 1,11,000 रुपये कमाने का भी एक मौका है। तो इस मौके को वैसे ही नहीं गंवाना। आने जाने का जो तुम्हारा किराया खर्च होगा, उतना बेटा हम बहुत बार फालतू के कामों में भी लगा देते हैं, पर एक एक्सपीरियंस अच्छा प्लस एक मौका। कोई ना कोई तो जीतेगा ना 1,11,000। क्या पता उनमें से कोई एक अपना ICS का ही चीता हो, कोई अपनी बेटी हो, ये पता नहीं है बेटा किसी को। तो अपने एक तरह से अपनी जजमेंट करना कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, करती हूँ, इसका अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर जाना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके यहाँ आने का। इन बच्चों को आपने भी एक विजन दिया है। और जैसे बहुत बार हम क्या सोचते थे कि साधु संत अच्छे काम नहीं करते, पर बेटा हर फील्ड में ना अच्छे और बुरे लोग हैं। अब महंत जी को देख के लग रहा है कि ये भी एक फील्ड है। इस फील्ड में आप लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, सही कामों की तरफ मोड़ सकते हैं। और इनका कितना अच्छा ये विचार है कि खेलों में तो इंजेक्शंस और गंदगी आ गई है, तो वहाँ तो उसको साफ रखना बड़ा मुश्किल है। पढ़ाई में गंदगी कैसे आएगी? किसी इंसान के व्यक्तित्व को निखारने में मेहनत काम आएगी। तो इन्होंने बहुत अच्छे विजन के साथ ये एक प्रोग्राम शुरू किया है। हम सब इसके भागीदार ज़रूर बनेंगे और फिर वहीं मिलेंगे, वहीं आएंगे सर सभी बच्चे, और कोशिश करेंगे जैसे हो सके अपने लेवल पे अच्छाई को बढ़ाएं। शुक्रिया सर। अब जब पेपर होगा तुम्हारा CET का, तो पेपर होने के बाद तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिलना। अब जो ये पेपर होगा, इस पेपर के बाद तुम्हारे हाथ में समय होगा कि अगर कोई कमी है, अगर कहीं दिक्कत है, तो उसको सही कर लो। मैंने जो बोला समझ में आ गया? और जो 5 नंबर जो है दादा काला पीर के बारे में है, तो उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, मैं उसको चैनल पे डाल दूंगा, उसको तुम लोग देख लेना, कर लेना, पढ़ लेना। मैम देख लेना, मैम का अगर बन पाया तो जो मैम एक दिन पढ़ा भी देंगे उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से। हाँ, तो नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा करके बबीता मैम कोशिश करेंगे एक उसके बारे में बता भी दें, ताकि जो है जैसे एक परंपरा, अच्छी परंपरा आगे बढ़े। बहुत सारे संत महात्मा मिले, पर आप जैसे नहीं मिले। ठीक। एक हरियाणा लेवल पर इस प्रकार की प्रतियोगिता हर साल चले और हर साल कितने ही युवाओं को उसमें मौका मिले, कितने लोगों का मन करे कि हम भी उसकी तरफ बढ़े। चारों तरफ जब हर टाइम पर, हर जगह पर गंदगी फैल रही है, तो उस टाइम पर अच्छाई भी फैल रही है। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, मन से धन्यवाद सर आपका।